तो भाई और बहनों, भाई बहन देवी सज्जनों, आज क्या पढ़ना? आज का पहला मुद्दा, शानदार टॉपिक जो आपको है ना राइट देखने के लिए मिलेगा, वो है प्रेम प्रकाश के मशहूर भाव क्यों बढ़ रहे हैं शेर के इतने? गोलगप्पे वाले के भाव क्यों बढ़ रहे हैं बताओ तो? डिमांड सप्लाई है भैया, वो डिमांड क्रिएट कर रहे हैं सरदार जी बैठ के वहां, और सप्लाई है नहीं, तो क्या होगा? जो सप्लायर बेच रहा होगा वो कहेगा भैया मैं तो ज्यादा का बेचूंगा। बताओ भैया क्या हो गया भैया? ये भगवान क्या हो गया? ये है फ्रॉड हो गया नहीं हो गया? अब ये बताओ ये फ्रॉड रुकेगा कैसे? इस फ्रॉड को रोकने के लिए एक ही चीज का गठन किया गया 1988 में। कब गठन किया गया? जब ऐसे फ्रॉड होने लगे, है ना राइट। तो इस प्रोसेस को पता क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं प्राइस रिगिंग। क्या बोलते हैं? ये जो भट्टी साहब ने क्या किया? प्राइस रिगिंग, यानी कि कंपनी के फंडामेंटल्स है ही नहीं, कंपनी को कह रहा है ना कंपनी की जमीन ना कंपनी की मशीन, है कि नहीं बात? पैसा बढ़े जाना, कंपनी के फंडामेंटल जीरो। फंडामेंटल मतलब असेट्स, कोलैबोरेशन सब जीरो, लेकिन फिर भी पैसा क्यों बढ़ रहा है? दिस इज कॉल्ड प्राइस, बोलो रिगिंग, बोल लो, दिस इज कॉल्ड प्राइस रिगिंग। प्राइस रिगिंग का मतलब होता है अनऑथराइजली या फ्रॉडुलेंटली किसी भी शेयर के अनफेयर मींस से प्राइस का बढ़ाना। तो ये सबसे कॉमन प्रैक्टिस हुआ करती थी आज से 25-30 साल 40 साल पहले की, है ना, कि भैया ये खरीद लो ये खरीद लो। ये नहीं है प्रसाद जैसे अपने आप को हीरो बनते थे कि हाँ भाई क्या कहते हैं मैं तो पहले ही कह रहा था 100 रुपये पहुंचेगा 20 रुपये पहुंचेगा, है कि नहीं बात राइट। तो भैया अभी नहीं और बढ़ेगा। तो ये सब प्राइस रिगिंग का खेल हुआ करता था उस जमाने में। फिर ऐसी बहुत सारी तरह की चोरी हुआ करती थी। पता लगा पब्लिक इशू निकाल दिया, लोगों ने सब्सक्राइब भी कर दिया, कंपनी भगली भैया कंपनी भाग ली, है कि नहीं बात। कंपनी के डायरेक्टर पीपी वाटर पीपी पकड़ में नहीं, प्रेम प्रकाश दोनों ही पकड़ में नहीं आ रहे, है ना। पता लगा पैसे इकट्ठे करके कहां भाग गए? विदेश भाग गए, ठीक है ना। तो इस तरह की चोरी हुआ करती थी, लोग पकड़ में भी नहीं आते थे, क्योंकि लोग इसे पकड़ में नहीं आते थे क्योंकि पकड़ने के लिए कोई पुलिस तो हो। अब पुलिस जो कहेगी भैया मैं अपराधियों को पकड़ना, मैं शेयर मार्केट के लोगों को पकड़ना है कि नहीं बात। तो भैया अगर मैं तुम्हें आसान सी बात बोलूं कि ऐसी ट्रांजैक्शन को, प्राइस रिगिंग को, ऐसी बेईमानी को, है ना, और सोचो इन्वेस्टर कितना नुकसान हुआ। 100 रुपए का शेयर जिसने खरीदा वो कितने रुपए पहुंच गया? 3 रुपए। अब ये ऐसी कंपनी 3 रुपए से 30 रुपए भी ना पहुंचे जिंदगी में कभी भी, होता खत्म ही हो जाए। मेरे साथ भी हो चुका है कैसे। मैंने भी एक शेयर खरीदा था आज से बहुत साल पहले, एस कुमार्स टेक्सटाइल कंपनी थी, है ना। सहवाग इसका ऐड करता था, है ना, सहवाग। कंपनी क्या हो गई, है ना, कंपनी क्या हो गई सर? डीलिस्ट हो गई थी आज से बहुत साल पहले, है ना राइट। फिर कुछ भी नहीं, पैसे डूब गए 20,000 रुपए, और उस आज से 10 साल पहले 20,000 रुपए की कीमत भी होती थी। तो टेक्सटाइल कंपनी थी, ये कंपनी थी। तो रेमंड जितनी तो नहीं थी पर उसके जैसी थी। ये कौन है भैया? ये कौन है जो बैटिंग कर रहा है? स्टीव वॉ, यानी ऑस्ट्रेलिया, उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन। है कि नहीं बात? ये कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम का विकेट कीपर, है ना, उस टाइम पे। तो ये उस टाइम पे टॉप क्रिकेटर हुआ करते थे, तब उनसे ऐड कराता था एस कुमार, स्टीव वॉ, मार्क, ये जो है। तो भैया कंपनी तो अच्छी थी, लेकिन फिर कंपनी इसलिए बंद हो गई कि जो इनके जैसी, है ना, लाल सिंह की तरह फॉरेन कोलैबोरेशन थी, तो फॉरेन यूनिट्स बंद हो गई थी। फॉरेन यूनिट बंद हो गई तो इतना लॉस हुआ कि सेबी ने इनको क्या कर दिया? डीलिस्ट कर दिया। तो कुछ कंपनी ऐसे, अब अगर कंपनी लिस्ट होगी तभी तो पैसे आएंगे मेरे पास, और वो पैसे क्या हो गए? डूब गए वो पैसे इन कंपनी के शेयर खरीदने में। तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो आपने एक बार खरीदी
और वो क्या कहते हैं जिंदगी भर चलती रहेगी। नहीं नहीं नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया जल्दी, अगर ऐसी कंपनी है थोड़ा प्रॉफिट तो क्या करना चाहिए, निकल जाना चाहिए। अब भैया अगर तुमने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 20 रुपए का शेयर खरीदा और वो 50, 60, 80, 100 हो गया, तो तुम्हारा पैसा 4 गुना 5 गुना नहीं हो गया, तो बेचो तो भाई, जिंदगी में उठाने की जरूरत थोड़ी है रखने की, है कि नहीं बात। उस टाइम पता नहीं, मैंने टोटल 20,000 रुपए खरीदे तो 0 हो गए, कहने का मतलब ये है ना, राइट। हाँ, लेकिन जैसे आईटी कंपनी का फ्यूचर हमेशा रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो भैया वो हो गया विप्रो का एक शेयर, है ना, बताया था ना मैंने। तो विप्रो के अगर आपने 100 शेयर खरीदे होते 1985 में, तो आज उनकी कीमत हो चुकी है 1200 करोड़ रुपए, 10 रुपए का शेयर। यानी अगर उस टाइम पे आपने विप्रो में 5,000 रुपए लगाए होते तो आज 1200 करोड़ हो गए होते वो। लेकिन ये पता नहीं था ना किसी को कि विप्रो, है ना, कि विप्रो इतनी बड़ी कंपनी हो जाएगी, आईटी का पूरा फ्यूचर आईटी का ही होगा। मेरे पापा ने खरीदे थे 10 शेयर। मैं पिताजी से आज ही बोलता हूं, मैंने कहा पिताजी वो 10 शेयर अगर आपने आज भी रखे होते तो आप 120 करोड़ के मालिक होते। लेकिन पापा को पता ही नहीं था कि ये आईटी होता क्या है। उस टाइम पे तो कंप्यूटर में, उस टाइम पे टीवी ना होते थे घर में, तुम कंप्यूटर ले आओ, समझ रहे हो ना बात को। तो उस टाइम पे तो रेडियो लग्जरी हुआ करती थी, रेडियो में वैरायटी आया करती थी, है ना, गोल्ड प्लेटेड, ये प्लेटेड। तो मैंने कहा पिताजी फिर बेचा क्यों। पापा ने कहा कि मैंने 1 रुपए का शेयर खरीदा था, 10 रुपए लगाए थे, तो मैंने विप्रो कितने शेयर खरीदे, 10 शेयर खरीदे 10 रुपए में। तो वो 10 रुपए या वो 10 शेयर आज कितने रुपए के हो गए होते सर, 100 करोड़ के हो गए होते। यानी 10 रुपए आपके 100 करोड़ बन गए होते। तो मैंने कहा पापा बेच क्यों दिए। पापा ने कहा भैया 10 रुपए का शेयर खरीदे थे, है ना, 20-25 रुपए मिल रहे थे, बेच दिए। फिर मुझे ये लगा कि विप्रो, पहले पता है उस जमाने में विप्रो एक माचिस बनाने वाली कंपनी थी, माचिस की डब्बी आती थी विप्रो की। बताई मैंने तुम्हें पहले कहानी, कभी नहीं बताई, चूक गया हूंगा फिर मैं कहानी बताने में, है ना। विप्रो एक माचिस की डब्बी आती थी विप्रो, है ना, पता नहीं आज मिलेगी नहीं मिलेगी नेट पर। तो पापा को लगा विप्रो क्या है, माचिस बनाने वाली कंपनी है। ना 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 ना, कुछ और गड़बड़ हो गई। तो उस टाइम पे चलती थी, हो सकता है अब ना दिखे, हाँ अब आएगा नहीं वो उस पे, है ना। तो विप्रो है, हाँ अच्छा अच्छा, हाँ 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 शायद आ जाए। हाँ तो ये होती थी भाई उस टाइम पे, इस तरह की जो माचिस की डिब्बी होती थी विप्रो मैच बॉक्स, जैसे होम आता ना आजकल, ऐसी इस तरीके से। तो भैया पापा ने सोचा माचिस बनाने वाली कंपनी है, फिर लाइटर आ गए। तो पापा ने सोचा माचिस बनाने वाली कंपनी, लाइटर आ गए, माचिस की जिंदगी खत्म हो जाएगी तो बेच दो। पापा को क्या पता था वो अब विप्रो जो है वो आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, माचिस नहीं है, समझ गए ना, राइट। तो ये मेरे घर, हाँ नहीं पर शेयर स्प्लिट होते रहते हैं ना। कुछ दिनों पहले टाटा स्टील का शेयर 1200 रुपए का था, अब वो 100 का है आज। रीजन, स्प्लिट कर दिया ना 1:10 में। फिर बोनस भी देती है कंपनी, है कि नहीं बात, फिर स्प्लिट भी करती है कंपनी। जो मैंने माताजी वाली बात नहीं बताई थी उनकी दोस्त के पिता पापा मम्मी की, HDFC। तो HDFC उन्होंने कितने खरीदे थे, 100 खरीदे थे। पर HDFC 25 साल में बोनस शेयर देके, स्प्लिट होके, है ना, ये सब हो आके कितना हो गया, 1200 शेयर हो गए उसके, राइट। तो विप्रो के उस टाइम के 100 शेयर 1 करोड़ शेयर के आसपास हो गए, स्प्लिट हो के, बोनस हो के। तो वो 10 शेयर की वैल्यू बता रहा हूं मैं, वो 10 शेयर शायद पिताजी के हो चुके होते आज 10 लाख शेयर, है ना। तो उन शेयर की कीमत 100 करोड़ होती है आज, है ना। सिर्फ क्या कराना पड़ता, मेटेरियलिस्टिक को क्या कराना पड़ता, डीमेटेरियलिस्टिक। पापा कह रहे जिंदगी में काम करने की जरूरत ही ना होती फिर तो, है ना, पर क्या करें, ठीक है। तो भैया ऐसी कंपनी में तुम पैसा लगाओ, जो मैं तुम्हें भी कहता हूं कि जो तुम्हें उम्मीद हो कि हाँ भाई ये कंपनी सही चलेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन कंपनीज, है ना, नेचुरल प्रोसेस वाली जो कंपनी होती हैं, राइट, इन कंपनीज में ऐसा लगाएंगे तो फ्यूचर में वो क्या होगा, पैसा बढ़ेगा घटेगा नहीं, है कि नहीं बात, राइट। तो विप्रो का माचिस की डिब्बी के चक्कर में पिताजी को आज 100 करोड़ का लॉस है जो पैसा नहीं मिला वो भी लॉस के बराबर ही है कि नहीं बात, राइट। तो पिताजी को 100 करोड़ का लॉस है। हाँ इंतजार बहुत लंबा करना पड़ता, 20 साल 25 साल नहीं 30 साल इंतजार करना पड़ता। हाँ 1990 से लेकर अब तक देखो तो 30-32 साल में 30-32 साल का वेट होता। अरे तो चलो 30-32 साल में 100 करोड़ हो गए, मान लो 20 साल इंतजार करते तो
40-50 करोड़ तो होते है कि नहीं बात, है ना। 100 करोड़ कौन कमा रहा है, मैं तो कह रहा हूं 5 करोड़ भी होते तो भी इंसान सोचता है भैया बेचो घर में रखो पैसा, है कि नहीं बात। 100 करोड़ तो भैया आप सोचते भी नहीं कभी कि भाई मैं शेयर से 100 करोड़ कर दूंगा, ठीक है। और मजेदार बात, विप्रो के शेयर में कोई प्राइस रिगिंग नहीं है, सब स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आईटी कंपनी, वर्ल्ड वाइड बिजनेस, अच्छा मैनेजमेंट, इन सब की वजह से उसके प्राइस धीरे धीरे बढ़े हैं। अगर किसी कंपनी के प्राइस एट रैंडम कुछ ही महीने में डबल ट्रिपल हो जाए, समझ लेना लोचा है, बहुत तगड़ा लोचा है। तुम एक बार सोचो, रिलायंस तो विप्रो से ही पुरानी है, 70s-80s में लिस्ट कराई होगी धीरूभाई अंबानी ने, 2500 का शेयर है उसका, तो 40-50 साल में रिलायंस का शेयर कितना पहुंचा है, 2500। ऐसे तो 25,000 होना चाहिए था, 2.5 लाख होना चाहिए था, है कि नहीं बात। एकदम से अगर वो बढ़ रहा है तो गड़बड़ है, लेकिन धीरे धीरे कोई शेयर बढ़ रहा है तो इसका मतलब कंपनी क्या है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है कि नहीं बात, राइट। वो आपने स्प्लिट कर देगा ना तो प्राइस गिर जाएंगे। ऐसे हो जाता है कि मान लो भैया रिलायंस का शेयर है, मान लो 5-6 हजार पहुंच गया, तो अंबानी क्या बोलेंगे, अंबानी बोलेंगे भैया एक शेयर कितने का है, 5,000 का है। अब एक काम करते हैं, हम अपने सभी शेयर होल्डर को 10 शेयर दे देते हैं, तो वो एक शेयर रिलायंस कितने का आ जाएगा, 250 रुपए का आ जाएगा। तो फिर हमें तुम्हें खरीदने में आसानी होगी, 250 का खरीद लेते हैं, चल, है कि नहीं बात, राइट। तो ये स्प्लिट होने की वजह से लोगों को लगता है कि हमारे शेयर के दाम क्या हो चुके हैं सर, कम हो चुके हैं। इसकी तुम्हें ग्रुप पे वीडियो भेजूंगा, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स, ग्रुप पे डाल देना एक बार, है ना, मैंने यूट्यूब पे बना के डाल रखी है, तो तुम देखना तो तुम्हें उसकी नॉलेज हो जाएगी। अब बात आती है कि प्राइस रिगिंग, बेईमानी, ये सब चीजें अगर बचानी है तो पता कौन बचा सकता है, ये कौन बचाता है सर। अगर मैं बोलूं सेबी क्या है, तो मैं आसान सी भाषा में बोलूंगा शेयर मार्केट के चोरों के लिए, शेयर मार्केट के, बोलो चोरों के लिए कौन, हाँ, शेयर मार्केट के चोरों के लिए पुलिस है सेबी, हाँ, जैसे बैंक के लिए पुलिस आरबीआई, शेयर मार्केट के चोरों के लिए सेबी। तो अगर कोई बोले कि ये सेबी क्या है आम आदमी को, तो ये बोल दो शेयर मार्केट के चोर लोग होते हैं ना, चोरी चकारी कर लेते हैं, मार्केट में बेईमानी करते हैं, उनके लिए क्या बनेगी, अगर कोई पुलिस है तो वो क्या है, सेबी है ना, क्या है भैया, सेबी है, सेबी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पहली बार जिंदगी में कब आया सर, 1988। कब आया मुन्ना, 1988। यानी 1988 में चोरी चकारी, प्राइस रिगिंग, मेल प्रैक्टिसेस, बेईमानी इतनी बढ़ गई कि हमारी भारतीय सरकार को क्या सोचना पड़ा, क्या सोचना पड़ा, क्या सोचना पड़ा, बोल मुन्नी, कि भैया कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी जो पुलिस की तरह काम करे, जो रेड भी कर सके, ऑफिस को सील भी कर सके, आपके लैपटॉप वगैरह जब्त कर सके, है ना, पिटाई भी कर सके, मतलब जेल तक भेज सके, उनकी अपनी सेल हो, जैसे ईडी की सेल होती है, नारकोटिक ड्रग्स की सेल होती है, क्या कहते हैं, कोई कहता है ना भैया तो सीबीआई की कस्टडी में है, सीबीआई कस्टडी की अलग सेल होती है, पुलिस की अलग सेल होती है। ऐसी भैया एक ऐसी कंपनी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसकी सेल, जिसका लॉ, जिसकी तरीके काम करने के, और जो ऑर्गेनाइजेशन पुलिस से ज्यादा स्ट्रांग लगे, उससे लोग पुलिस, आरबीआई की तरह डरे, ओ आरबीआई कह रहा हूं, क्या कहते हैं एसबीआई की तरह, ओ एसबीआई कह रहा हूं, है ना, हाँ, कि जैसे आरबीआई हो गया, लोग बैंकर उससे डरते हैं, और जैसे भैया हमारा, है ना, कौन सा केस चलता है, सीबीआई हो गया, उससे केस चलते हैं, ईडी से डरते हैं। ऐसी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए जिसका नाम सुन के लोग कांपे, भाई पंगा हो गया ना तो लपेटे जाएंगे, फंसा लेंगे। इस सोच के साथ उन्होंने सेबी का गठन किया ताकि हम क्या कर सके, शेयर मार्केट को सही तरीके से प्रमोट कर सके। शेयर मार्केट चोर चकारी सट्टा नहीं है, लोगों के दिमाग में डाल सके, आपका प्रोटेक्शन कर सके, पीपी वाटर बॉल जैसी कंपनी में जो पैसा लगा रहे हैं उनको बचा सके, उनका पैसा ना डूब जाए। मान लो भैया तुम में से एक बालक ने बोला सर मैंने तो 50 लाख के पीपी वाटर बॉल्स ही खरीद लिए, गलती है कि नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए, हर सेक्टर में पैसा लगाओ। आपके पास 50 लाख रुपए हैं तो 5 लाख आईटी में लगाओ, है ना, 10 लाख बैंकिंग में लगाओ, क्योंकि बैंक कभी बंद नहीं होंगे ना, एचडीएफसी, एसबीआई, है कि नहीं बात। कुछ टेक्सटाइल में लगाओ जो अच्छी टेक्सटाइल कंपनी है, ठीक है, राइट। कुछ एग्रीकल्चर वाले में लगाओ, कुछ फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगाओ, जैसे मैंने तुम्हें बताया टाटा एलेक्साई, है कि नहीं बात, ड्रोन कंपनीज हैं, राइट, उनमें लगाओ। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, राइट। कुछ मीडिया वाली कंपनीज में लगाओ, ठीक है, इंडिया टुडे के शेयर खरीद लिया आपने, राइट। तो इसलिए आपको उनसे प्रोटेक्ट किया गया। और रेगुलेट बोले तो चलाना, कैसे मुझे शेयर मार्केट को चलाना है, इन 3 उद्देश्य से सेबी का गठन किया गया। बताओ कौन से 3 उद्देश्य थे, बताओ जल्दी। प्रमोट द
प्रमोट द मार्केट, प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स और रेगुलेट द मार्केट, कि मार्केट को प्रमोट करना कि ये कोई बुरी चीज नहीं है। दूसरा, हम आपके हितों की सहायता करेंगे, आपका पैसा नहीं डूबेगा। तीसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ किसके लिए? शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लोगों को जो इशू करते हैं शेयर्स उनके लिए। मतलब हर कोई यूं ही ना कर दे क्या इशू, हमने पब्लिक इशू निकालना है। पब्लिक भैया पब्लिक इशू क्या होता है? तो पब्लिक इशू निकालना है तो पब्लिक इशू मिल जाएगा तुम्हें, है कि नहीं बात? प्रॉपर जांच पड़ताल होनी चाहिए, राइट। तो भैया देखो क्या हमारे नोट्स में बातें लिखी है, प्यार भरी यही बातें लिखी है जो मैंने तुम्हें अभी पीपीटी में दिखाई। याद रहेगी डेट याद मत रखो, ईयर याद रखना कौन सा, क्यों आया, वाई दिस कोलम एलईडी, वाई शेबी। बताओ, जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे शेयर मार्केट में पैसा लग रहा है। और हर्षद मेहता स्कैम वाली वेब सीरीज आई, उसके बाद तो करोड़ से ज्यादा डीमेट अकाउंट खुल गए हमारे देश में। जब हर्षद मेहता स्कैम आई थी उससे पहले 3-3.5 करोड़ डीमेट अकाउंट थे। हर्षद मेहता स्कीम जब लॉन्च हुई उसके बाद 5 करोड़ से ऊपर होगा डीमेट अकाउंट हमारे देश में, है कि नहीं बात, राइट। तो भैया क्या हुआ, लोग जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बेईमानी शुरू हो रही है नहीं हो रही है? कैसी बेईमानी? सेल्फ स्टाइल मर्चेंट बैंकर्स, यानी अपने स्टाइल से ही क्या कर देना, बेच देना। जैसे ये, अरे खरीद ले तू, फंडामेंटल छोड़, खरीद ले, प्रसाद जो बताता है ना ऐसे बढ़िया शेयर बताता है प्रसाद के, भैया मजा आ जाए। ये क्या, ये सेल्फ स्टाइल सेलिंग और बाइंग है। सेल्फ स्टाइल, मैं आप खरीद रहा हूं, मैं बस क्यों खरीद रहा हूं, मुझे कंपनी से मतलब नहीं है, उसने बता दी, है कि नहीं बात? हाँ, जैसे हर्षद मेहता की टिप पर टिप है ना, अरे हर्षद भाई की टिप है खरीद ले, सेल्फ स्टाइल, हर्षद भाई की टिप है तो खरीद ले, है कि नहीं बात, राइट। अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट, किसी को भी अपने शेयर क्या कर देना, बेच देना। प्राइवेट प्लेसमेंट बता चुका हूं, है ना। रिगिंग ऑफ प्राइस तो दिखाया, पीपी वाटर बॉल्स क्या है, पीपी वाटर बॉल्स क्या है, रिगिंग ऑफ प्राइस ही तो है, ठीक है। नो प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट का प्रोविजन का उल्लंघन कर रहे हो आप, रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ दो स्टॉक एक्सचेंज के। जब ये चीजें बढ़ गई तो क्या हुआ सर, हेल्पलेस हो गई कौन, पब्लिक हेल्पलेस हो गई, इन्वेस्टर बेचारे ग्रीवनेस मतलब दुखी हो गए। तब इन्वेस्टर की प्रॉब्लम को समझकर कुछ पीनल प्रोविजन बोले तो सख्त प्रोविजन, जिसमें क्या हो सकती है, कानूनी कार्रवाई। तो पीनल का मतलब होता है कानूनी प्रोविजन बनाए गए, बोलो समझ गए सर। तो ये 2-4 वर्ड याद रखना, सेल्फ स्टाइल, प्राइवेट अनऑफिशियल, रिगिंग प्राइस, है ना, और वायलेशन समझते हो ना, तोड़ना, रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ना। फिर अब बताओ पर्पस क्या था सर, व्हाट इज द पर्पस। 3 लोगों के लिए सेबी का गठन किया गया, 3 लोग, जैसे गांधी जी के 3 बंदर, ऐसी, है ना, तुम तीन बंदरों की तरह, है ना। पहला बंदर कौन, पहला बंदर इशूअर, कौन भैया, हाँ इशूअर बोले तो बिल्कुल सही, यानी कि पहले सेबी ने बोला हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन किसके लिए बनाएंगे, कंपनी, पीपी वाटर बॉल्स, पहले तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इनके लिए बना। हर कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा, कोई एसेट नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई जमीन नहीं, और तुमने उसका आईपीओ निकलवा दिया। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो होगा कि अगर मैं आज अगर आरकेजी आईपीओ के लिए जाए, आज अगर हम आईपीओ निकलवाएं तो कम से कम इतनी रूल्स एंड रेगुलेशन तो होनी चाहिए कि हम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट हो सके। हम कह रहे हैं हमारी 100 करोड़ की जमीन है, तो सेबी से कोई आए कहे भैया दिखाओ जमीन, तो हम उसे फिजिकल विजिट कराएं और जमीन के पेपर अपने नाम पे दिखाएं। कुछ ऐसे तो होना चाहिए, है ना। अपने फंडामेंटल बताओ, कब से कंपनी चल रही है, तो हमारे पास सबूत होना चाहिए, हाँ भाई हम पहले कंपनी नहीं थे तभी तो आईपीओ निकाल रहे हैं, हम पहले प्रोप्राइटर थे, पार्टनरशिप थे, और हम पार्टनरशिप 2010 से चला रहे हैं। तो 2010 से हमें दिखाएंगे ना, हाँ भाई 2010 से 2000 आज तक हम क्या कर रहे हैं, इतने सालों से पार्टनरशिप चला रहे हैं, यानी हमारी फंडामेंटल पार्टनरशिप में बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फिर रूल्स किसके लिए बनाए गए, इन्वेस्टर कौन हो गए, आप, पैसा लगाने वाला। और इंटरमीडिएट के लिए कुछ हमने क्या किए गए, रूल्स और ऑब्जेक्टिव। इंटरमीडिएट कौन, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, यानी कि ब्रोकर्स के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, ठीक है। तो रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, सेबी के ऑब्जेक्टिव 3 लोगों के लिए बनाए गए। पहला ऑब्जेक्टिव ये रहा, इश्यूअर के लिए क्या होगा कि हम उसको क्या दें, मार्केट प्लेस दें और जांच पड़ताल के बाद उनका शेयर इश्यू करें। इन्वेस्टर को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन, पैसा ना डूब जाए भाई मेरा, है कि नहीं बात। अब वैसे देखा जाए तो गलती तो सेबी की होनी चाहिए, सेबी की होनी चाहिए, क्यों,
पीपी वाटर बॉक्स का आईपीओ किसने अलाउ किया? सेबी ने। और तुम सेबी ने जब लिस्ट कर दिया स्टॉक एक्सचेंज में तो इन्वेस्टर तो मानेगा भैया कंपनी ठीक होगी तभी तो सेबी अलाउ कर रही है, तो प्रोटेक्ट करो उनको। और इंटरमीडिएट को समझाओ कि वो क्या करे सर, बेस्ट से बेस्ट क्या दे सर, सर्विस दे, है कि नहीं बात, राइट। बेस्ट से बेस्ट सर्विस दे, मार्केट के बारे में उन्हें समझाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर दें। अगर आपको लग रहा है अभी तो फोन पे बात हो जाती है, लेकिन जब फोन नहीं थे तो कहां जाना पड़ता था सर, ब्रोकर के ऑफिस में जाना पड़ता था, है ना। ब्रोकर के ऑफिस में जाके आप बैठे, वो उनको तरीके से बात करे, तरीके से समझाए, है ना। ये सारे काम ब्रोकर अपने ऑफिस में करे। तो ब्रोकर के ऑफिस ऐसे हुआ करते थे, मैं ब्रोकर हूं, लैपटॉप स्क्रीन लेके बैठा हूं, कंप्यूटर मीटर लेके बैठा हूं, ग्राहक ऐसे बैठा करते थे। जैसे वो नहीं ना हर्षद मेहता वाले स्कैम में दिखाते हैं, वो बैठा रहता है हर्षद मेहता, लोग मिलने आते रहते हैं, भाई साहब अब तो यही बताया कंप्यूटर सब, वो होता था। अब आजकल आपके पास सुविधा है, आपको ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं, पहले ब्रोकर के चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ राइट, शेयर खरीदने जाना है तो ब्रोकर के ऑफिस में जाके चेक दिया हो। मैंने बहुत चक्कर काटे अपने पिताजी के नाम पे, है ना। कहीं जा रहा है, रास्ते में ब्रोकर पड़ेगा, है ना, ब्रोकर के चेक डाले हो, ब्रोकर से चेक लिया हो, तो हर महीने में 2-4 बार ये काम होता रहता था, क्योंकि तब ऑनलाइन नहीं था ना। आज से 10 साल पहले की बात आ रहा हूं मैं, है कि नहीं बात, राइट। अब आई बात सर, सेबी का रोल पता लग गया, सेबी के ऑब्जेक्टिव क्या है मुन्ना, ए पुष्पा, सेबी के क्या ऑब्जेक्टिव है? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी सेबी का क्या गोल है? सबसे पहला गोल क्या है सर, बस कीवर्ड याद रखना, एग्जाम में कीवर्ड से नंबर मिल जाएंगे। रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज। किसको रेगुलेट करना है? स्टॉक एक्सचेंज कौन से हमारे मुन्ना? एनएससी और बीएससी, है ना, ताकि वो ढंग से काम कर सके। दूसरा क्या प्रोटेक्ट करना है? तुम्हारे मेरे राइट को, तुम्हारे मेरे हित को क्या करना है रे? प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और हमें क्या करना है? गाइड करना है। फिर सेबी क्या रोके? देखो सेबी क्या चलाए? स्टॉक एक्सचेंज को ढंग से चलाए। सेबी किसे बचाए? हमारे तुम्हारे अधिकार को बचाए, है ना। सेबी क्या रोके? क्या रोके भैया? मेल प्रैक्टिसेस, बेईमानी को रोके, है कि नहीं बात, राइट। और क्या डेवलप करे? कोड ऑफ कंडक्ट। सेबी और क्या डेवलप करे? क्या बनाए? तो सेबी क्या बनाए? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, किसके लिए? मार्केट के लिए और हमारे लिए, ताकि ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर ये सब क्या कर सके, है ना, ईमानदारी से काम कर सके और स्टिमुलेट कर सके इनोवेशन। अब मैं आप ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हो, ये क्या है? इनोवेशन ही तो है। सबसे ज्यादा बढ़िया फायदा तो हमें ही है, ब्रोकर के चक्कर काटने से बच गए, ब्रोकर के लाइन में लगने से बच गए। अब पहले जो बैठा है पहले उससे तो बात करेगा ब्रोकर। पहले ब्रोकर बिल्कुल डॉक्टर की तरह होता था, है ना, नंबर लग गया, कंपाउंडर बैठा बाहर, ठीक है। धीरे धीरे करके आप अंदर जा सकते हैं, अपना चेक लेके चेक देके आ सकते हैं। कौन सा पॉइंट? अचीव बैलेंस होना चाहिए सेल रेगुलेशन में, सिक्योरिटी इंडस्ट्री एंड स्टैट्यूट रेगुलेशन, कि भैया कंपनी और रेगुलेशन को बैलेंस करना चाहिए। कंपनी क्या चाहती है उनके हिसाब से भी रूल बने, कि ऐसे नहीं कितने हार्ड रूल बना दे कंपनी कभी आईपीओ ना निकाल पाए, ठीक है। अब देखो आज से भैया कई साल पहले, आज से कई साल पहले जब पिताजी, है ना, जैसे ये प्रोटेक्ट कैसे करें, जैसे ये है भैया, ऐसे एसएमएस से बचें, एसएमएस आते रहते हैं ना, तो भैया ऐसे कामों से बचें कि 20,000 मुन्नी सुन्नी रही कि 20,000 रुपए लगाएं और 200% कमाएं। जैसे वो चिट फंड, हेरा फेरी 2, लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल, है कि नहीं, याद आ गया हेरा फेरी 2 में। तो भैया ऐसी कोई शेयर मार्केट में स्कीम नहीं होती कि आपने आज 1 करोड़ लगाए और परसों को या 21 दिन में 3 करोड़ ले जाना, 200% रिटर्न ना, भैया ऐसी कोई स्कीम नहीं होती। और अगर ऐसे मैसेज आ भी रहे हैं तो भैया ऐसे मैसेजों को रिपोर्ट करें और ऐसे मैसेजों पर कभी भी भरोसा ना करें। फिर मैंने एक दिन पापा से बात करी, पापा, है ना, पापा आपको शेयर्स के बारे में कैसे पता लगता था, सेबी की रूल्स के बारे में कैसे पता लगता था? पापा ने कहा 2 तरीके होते थे, जैसे प्रसाद करता है, एक तो किसके थ्रू, न्यूज़पेपर पढ़ लो, या जैसे आजकल रेडियो में भी आता है ना, कभी कभी बीच में केबीसी आता है, बच्चन साहब बीच में बोलते हैं, है ना, कि आरबीआई ये कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ऐसे रेडियो पे भी ऐड आते हैं, है कि नहीं बात?
तो पिताजी ने बताया कि जो लोग रेडियो सुनने की आदत थी, रेडियो भैया क्या हुआ करता था, लग्जरी हुआ करता था, तो भैया रेडियो सुनने की आदत होती थी लोगों को कि रात को सोते टाइम रेडियो सुन रहे हैं, सुबह के टाइम रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो के बीच में क्या आती थी, सेबी की एड्स आती थी या सेबी की गाइडलाइंस आती थी कि भैया ऐसा मत कर देना, ऐसा मत कर लेना, ऐसा मत कर लेना, कोई मैसेज है लिंक पे क्लिक मत कर देना, ओटीपी मत बताना। इस तरह के पुराने जमाने की आती थी कि टीवी में ऐसा ऐड आ रहा है, न्यूज़पेपर में ऐसा ऐड आ रहा है, भैया भरोसा मत करना। तो पिताजी ने बोला पहले जमाने में हमें सेबी पता है कैसे बचाता था, ऑब्जेक्टिव क्या होते थे, ऑब्जेक्टिव सेबी के आते थे एफएम पर। तो पिताजी ने बोला भैया एफएम पर सेबी, कहां पर आता था सर, एफएम पर सेबी। एफ से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पढ़ो क्या है, ओ सॉरी पॉइंट नंबर 4 बनेगा, 4 पढ़ना क्या है, एफ से क्या बन रहा है, फेयर प्रैक्टिसेस, पॉइंट नंबर 4 कि कोड ऑफ कंडक्ट और फेयर प्रैक्टिस आपको करनी है। एम से क्या बनेगा, एम से बनेगा आपका पॉइंट नंबर 3, 3 में बताओ क्या, प्रिवेंट मेल प्रैक्टिसेस, मेल प्रैक्टिस को क्या करें, प्रिवेंट करें। पी से क्या बनेगा सर, हाँ प्रोटेक्ट। आर से क्या बनेगा सर, ये पॉइंट नंबर 2, आर से बनेगा पॉइंट नंबर 1, हाँ, और सेबी के एस से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 5, हाँ इनोवेशन और ऐप निकालना, और सेबी का ही क्या है, सेबी के ऑब्जेक्टिव का कोड है। तो पिताजी ने बोला सेबी के ऑब्जेक्टिव उस जमाने में कहां पे आते थे सर, हाँ। फिर भैया शुरू हुई रेगुलेटरी, कितने तरह के फंक्शन होते हैं सेबी के, तो भैया सेबी के हमारे फंक्शन होते हैं कितने तरह के सर, 3 तरह के, जो आपकी स्क्रीन पर है सर, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंट फंक्शन। बात समझ में आई, राइट। तो सर प्रोटेक्टिव फंक्शन क्यों आया, सर प्रोटेक्टिव फंक्शन कुछ इसलिए आया, बकवास है तू ये एक बार 50,000 रुपए डाल, 6 महीने बाद हर महीने जिंदगी भर के लिए 10,000 रुपए, सच में, अरे मैंने खुद इन्वेस्ट किया इसमें, तू इधर से ये देखिए 2 बूंद अपने सर में डालो और 1 हफ्ते में बालों की गारंटी, ये मैं दे दूं क्या, ये सोना पे 1 हफ्ते यूज करो 7 किलो वजन कम, भाई रिमोट तू ले दे, छोड़ यार, छोड़ तू साइन कर, ये बेस्ट तेजस्वी रॉकेट, जिंदगी भर की खुशियां पाओ, ऐसा करते हैं अपन तीनों एक के लिए। कैसी बातें कर रहा है यार, ऐसा कभी होता है क्या, हाँ तो ऐसा कभी होता है क्या, कम समय में ज्यादा फायदा मतलब होगा, इसीलिए किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच करें। सेबी और इन्वेस्टर की ताकत, समझ गए मुन्ना। अब सेबी ये ऐड दिखा रहा है, इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय सेबी, हर इन्वेस्टर की ताकत। तो सेबी क्यों दिखा रहा है ये ऐड, नहीं पता क्यों दिखा रहा है, सेबी आपको क्या, सेबी आपको बचा रहा है, यानी सेबी आपकी रेगुलेटरी फंक्शन है ना को बता रहा है कि रेगुलेटरी फंक्शन क्या बोल रहा है, रेगुलेटरी फंक्शन बोल रहा है जिस भी स्कीम में आप पैसा लगा रहे हैं उस स्कीम को क्या होना चाहिए सर, रजिस्टर्ड स्कीम होना चाहिए। अपनी स्कीम की जांच कर लो कि भैया यहां पैसा लगा दे और तुझे क्या कहते हैं पैसा डबल हो जाएगा, ये ले ले, ना भैया, ऐसी स्कीम में पैसा लगाना जो रजिस्टर्ड हो, कहां पे, सेबी के। भैया इतना इंटरनेट चला रहे हो, इतनी पैसा लगा रहे हो, तो कम से कम भैया थोड़ी मेहनत तो कर सकते हो, 1 आध घंटा आधा घंटा इंटरनेट पे भी दे सकते हो, है ना। यूट्यूब पे जांच कर लो, हाउ टू चेक स्कीम इज रजिस्टर्ड और नॉट, दुनिया भर की वीडियो आ जाएंगी। तो जैसे जैसे वो बंदा बता रहा है वैसे वैसे क्या कर लो, तुम खुद चेक कर लो, है कि नहीं बात। जब तुम्हें पता है कि भैया लोग वीडियो बना रहे हैं इस मामले में, तो तुम उस वीडियो को देख के चेक कर लो, भैया मेरी स्कीम सेबी के पास रजिस्टर्ड है कि नहीं रजिस्टर्ड है, इसका मतलब धोखाधड़ी है, पैसा लेके भगलेगा तुम्हारे वो, फिर तुम्हें पता मिल जाएगा पैसा ले कौन गया, है कि नहीं बात। दूसरा, जो ब्रोकर, जिस ब्रोकर को तुम पैसा दे रहे हो, जिस ब्रोकर के वॉलेट में पैसा डाल रहे हो लाखों रुपए अपने, और तुम्हारा पोर्टफोलियो मान लो 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो ब्रोकर के वॉलेट में, तो भैया देख लेना ब्रोकर रजिस्टर्ड है या नहीं है। पता लगा तुम्हारे 1 करोड़ लेकर चंपा तोलिया वो,
समझ में आई ना बात, राइट। पता लगा तुमने कहा नया ब्रोकर है, सस्ती फीस लेता है कि नहीं बात, कमीशन भी सस्ता लेता है, चल भैया है ना इससे शेयर खरीदता हूं। तुमने धीरे 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 अपना पोर्टफोलियो बनाया, 3-4 साल में तुम्हारा पोर्टफोलियो 1-2 करोड़ का पहुंचा, है ना, राइट। पता लगा भग लिया वहां से वो, तुम कह रहे हो शेयर गायब हो गए मेरे, है कि नहीं, वॉलेट मेरा कहां चला गया। तो भैया ब्रोकर भी क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जांच लो ब्रोकर का, है ना। और रेगुलेशन क्या रेगुलेट होना चाहिए, स्टॉक ब्रोकर आपका रेगुलेट होना चाहिए कि स्टॉक ब्रोकर आपको क्या कर रहा हो सर, प्रॉपर तरीके से सेबी गाइडलाइन को फॉलो कर रहा हो। बात समझ में आ गई। तो 3 आर हो गए, पिक्चर आई थी कुछ साल पहले, आर आर आर, 3 आर हो गए। हाँ, तो क्या हुआ आर आर आर, रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम और रेगुलेशन ऑफ ब्रोकर। सेबी के पास अगला फंक्शन पता क्या है, इधर ध्यान दो। सीबीआई की तरह दरवाजा तोड़कर क्या करना, ऑडिट करना, इंक्वायरी कर लेना, ठीक है, राइट। ये एग्जाम में आ चुका है। फिर बच्चे पूछते हैं सर कौन सा फंक्शन था ये। आपसे कोई भी खाते मंगा लेगी सेबी, कहेगी अकाउंट दिखा, पीएनएल दिखा, कुछ भी मंगा सकते, सेबी की इतनी पावर है। आप अगर पकड़े गए बेईमानी में तो क्या चार्ज करेगी आपके ऊपर, फीस एंड अदर पेनल्टीज चार्जेस, है ना। और सेबी को बोल दिया, सेबी के पास वो सारी पावर्स हैं जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मतलब किसी को पकड़ के अपने सेल में रख लेना, किसी का कंप्यूटर जब्त कर लेना, पासवर्ड क्या करा लेना, हैक करवा लेना, ये सारी पावर है। तुम्हारी कॉल ट्रेस कर लेना, इस तरह की पावर सेबी के पास है। फिर आता भैया कौन सा फंक्शन सर, डेवलपमेंट फंक्शन। तो पहले जमाने में एक तरीका और था क्या करने का सर, शेयर्स की डीलिंग करने का, कुछ ऐसा। अब ना होगा केवाईसी का झंझट और नाम आते पेमेंट का। और भाभी जी और मायके में ठीक ही रहती हूँ, टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और ना हमारा नाम कहीं पे आएगा। इसे कहते हैं डब्बा। इसी को कहते हैं डब्बा गुल। उनकी ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है। सिर्फ सेबी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। क्या समझे, कोई ब्रोकर तुमसे बोल दे एनएससी बीएससी से नहीं दिलवाऊंगा शेयर, काली घाटी के पीछे स्टॉक एक्सचेंज है, तो काली घाटी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर मिलेगा, तो भाई मेरे खरीद मत लियो। भाई काली घाटी में स्टॉक एक्सचेंज में मिल रहा है, रिलायंस का शेयर चल रहा 25 है, काली घाटी में 2000 का दिला दूंगा। अरे ये तो बढ़िया बात है, सस्ता चल रहा है, ना नाम आएगा ना आएगा, पैसे भी ये कोई बात। तो भैया फंस जाओगे। इसे पता क्या बोलते हैं, डब्बा ट्रेडिंग। अनऑथराइज स्टॉक एक्सचेंज अगर कोई तुमसे कह रहा है मैं शेयर दिला दूंगा तो वो गलत है। डब्बा ट्रेडिंग क्या, मैं तुमसे कह रहा हूं तुम मुझे पैसे दे दो, तुम्हारे शेयर मेरे पास रहेंगे, मेरे डीमेट में रहेंगे। अब ये बालक ये मुन्नी बोल रही है सर मैं तो अभी 18 साल की न्यू हूं सर, मैं भी शेयर खरीदना चाहती हूं सर। मैंने कहा एक काम कर बहन, 1 लाख रुपए मुझे लिया। सर 1 लाख तो बहुत ज्यादा है। मैंने कहा चल 10 लिया, 10,000 रुपए। अब 10,000 रुपए इसने मुझे दे दिए, मैंने इसके 10,000 रुपए अपने डीमेट अकाउंट से शेयर खरीद के अपने इसमें डाल लिए। तो किसके नाम पे, मेरे नाम पे है ना। जी कह रही सर मेरे शेयर बेच दो। मैंने कहा ना बेच रहा, लॉस में चल रहे हैं। तो ये क्या हुई, डब्बा ट्रेडिंग। यानी आपने अनफेयर मीन से अपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। और डब्बा ट्रेडिंग पता है एक बहुत मजेदार तरीके से होती है, मेरे पापा बताते हैं, बहुत ही परेशान रहते थे पिताजी मेरे। पहले जमाने में शेयर्स के प्राइस कैसे पता लगते थे भैया, न्यूज़पेपर से। अब एक बात देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं आज कोई भी कंपनी बताओ जिसका शेयर हम चेक करें, बताना जरा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या चलो कोई अडानी का भी तो बोल रहा था, अडानी विल्मर, ठीक है। अब जब तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि आज ये शेयर ओपन कितने में हुआ, 713, और शेयर हाई कितना गया,
और लो कितना गया। अब इस पे फोकस करो। अब मैं बताऊं डब्बा ट्रेडिंग कैसे होती थी। कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है ना, इसलिए कोई नहीं बताएगा। जिसने एक्सपीरियंस किया होगा वो भी बता सकता है। अब पिताजी ने आज बोला कि भाई अडानी विल्मर का शेयर खरीद ले जितने के भाव पे मिले। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मैं ब्रोकर, मैंने कहा ठीक है पिताजी जितने के भाव पे मिलेगा अडानी विल्मर खरीद लूंगा। अब जब मैं गया, क्योंकि मैं बैठा हूं स्क्रीन के सामने, दलाल स्ट्रीट पे खड़ा हूं, मैंने देखा अडानी विल्मर मिल रहा 700 का। कितने का मिल रहा है? मैंने 700 खरीद लिया। मैंने कॉल किया, पापा पापा कितने शेयर खरीदने? पापा ने कहा 100 खरीद ले। मैंने कहा पापा 100 खरीदने देना। तो मैंने खरीद लिया 700 इंटू 100, कितने आ गए? 70,000। तो मैंने फोन पे क्या किया, मैंने 70,000 का बुक कर लिया। पिताजी अगले दिन आए, पिताजी कह रहे भैया ब्रोकर भैया अडानी विल्मर बोला था मैंने, कितने खरीदे, क्या भाव पे मिले? मैंने कहा अंकल जी अडानी विल्मर आपके 100 बोले थे ना, 724 के भाव पे मिले। कितने भाव पे मिले? 724 के। अब उन्हें यह कैसे पता लगेगा मैंने 724 के नहीं 700 के भाव पे खरीदे थे? समझ में आई ना। अब अगले दिन पिताजी इसको पता कैसे चेक करेंगे? अगले दिन के न्यूज़पेपर में देखेंगे लो गया था 688, हाई गया था 724 और मेरा ब्रोकर बोल रहा 720 बोल रहा है। कितने बोल रहा है? ब्रोकर बोल रहा है भाई साहब जब मैं पहुंचा ना तो 720 का चल रहा था। मैंने कहा और बढ़ेगा, इससे बढ़िया मैं खरीद लेता हूं आपके। मैंने आपके 720 के खरीदे, थोड़ी देर बाद 724 गया भी, पर बेचने थोड़ी है, मुझे क्या पता था बाद में गिर जाएगा। बात समझ में आ गई ना। पर ये फिर कहां पे गया बेचारा? 789। अब पिताजी वो खरीदे कितने गए? 700 का एक, ब्रोकर ने ले कितने लिए? 724। 100 इंटू 24 रुपए तो उसने अपने मार लिए, है कि नहीं बात? उसने कितने के भाव पे खरीदे? 700। बताए कितने के? 724। उसने कितने रुपए शेयर पे कमा लिया? 24 रुपए एक शेयर। 24 इंटू 100 कितने हो गए? 2400 रुपए तो यूं ही कमा लिया उसने। और मुझे कितने का बता दिया? 724 का। ले कितने का लिया? 700 रुपए का। बाद में और गिरे तो मेरी दिक्कत है। ये होती है डब्बा ट्रेडिंग, कि आपने एक डब्बे में बंद व्यक्ति को ऊपर जिम्मेदारी दे दी, तू ही जाके खरीद ले। वो तो तुम्हें सबसे हाई प्राइस पे खरीदवाएगा, है कि नहीं बात? राइट, हाई प्राइस पे खरीदवाएगा, ठीक है ना? ठीक है, और खुद वो खरीद के बैठा होगा लो प्राइस पे। बात समझ में आई ना? राइट। और अगर वो 720 का खरीद रहा है, वो 700 खरीद रहा है और 700 से नीचे आता तो भी क्या बोलता? साहब 700 का ही खरीदा था। तो अपना नुकसान वो करेगा ही नहीं। ये होती है डब्बा ट्रेडिंग, कि अनऑथराइज एक्सचेंज से खरीदना, अनऑथराइज पर्सन से खरीदना, और जिस पर्सन को आप ऑथराइज कर रहे हैं उसको यूं ही पैसे पकड़ा देना, उसकी जांच पड़ताल नहीं करना। डब्बा समझ रहे हो? एक कमरे के अंदर तुम आलसी लोगों के लिए होता है काम, या जिनके पास टाइम नहीं है, दैट इज कॉल्ड डब्बा ट्रेडिंग। समझ आ गई बात? राइट। अब जब लोगों को पता लगा डब्बा ट्रेडिंग होने लगी तो सेबी ने क्या निकाला? डेवलपमेंट फंक्शन। सेबी ने बोला सबसे पहले तो भैया डब्बा ट्रेडिंग के लिए लोगों को जागरूक करेंगे, इन्वेस्टर को एजुकेट करो भैया, इन्वेस्टर को एजुकेट करो। कैसे दिखाकर? ऐसे दिखाकर एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। सेबी पीली कभी एक हाथ से नहीं बचती, इसलिए डब्बा ट्रेडिंग करना या करवाना दोनों ही कानूनी अपराध है। सिर्फ सेबी रेकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे ही ट्रेडिंग कीजिए। तो डब्बा ट्रेडिंग करना करवाना कानूनी अपराध है। और स्टॉक एक्सचेंज कौन सा होना चाहिए? रिकॉग्नाइज। मेनली हमारे देश में 2 रिकॉग्नाइज सबसे ज्यादा चलते हैं, कौन से? एनएससी और बीएससी। तो क्या दिक्कत है एनएससी बीएससी में ट्रेड करने में? जरूरी है काली घाटी में ट्रेड करना? काली घाटी छोड़ो, मैं कह रहा हूं दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में जरूरी ट्रेड करना। क्यों जरूरी है? एनएससी बीएससी में दिक्कत आ रही है कुछ, है कि नहीं बात? मैं तो कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करूं, क्यों करूंगा भाई कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड? एनएससी बीएससी में कर ले, क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? तो इन्वेस्टर को एजुकेट करो भाई, साथ में किसको ट्रेनिंग दो? ब्रोकर को, कि भाई ब्रोकर को बताओ भाई देख उल्टे सीधे काम मत करियो बिल्कुल भी, कि भैया मैं इससे ये करवा दूं, इससे पैसा ले लूं, मुन्नी से पैसा ले लूं, अपने नाम से खरीद लूंगा। ना, बेकार के पछड़े मत कर, जेल जाएगा, है कि नहीं बात? तीसरी बात, कैपिटल मार्केट को अच्छे से डेवलप करना, इतनी इंफॉर्मेशन निकालना फ्री में। अब ये जो सेबी ऐड कर रही है, 2 ऐड मैंने तुम्हें दिखाया, डब्बा ट्रेडिंग वाला ऐड दिखाया, स्कीम वाला दिखाया, तो ये सेबी फ्री में तो ऐड कर रही है। और किसके लिए ऐड कर रही है? तुम्हारे मेरे लिए कर रही है कि नहीं बात? ताकि हमें सतर्क रहें कि भैया ऐसे पैसा नहीं लगाना मार्केट में। और रिसर्च करो। रिसर्च क्या है?
भैया रिसर्च ही तो है कि अब हम किसके थ्रू ट्रेडिंग करवा रहे हैं, ऐप के थ्रू ट्रेडिंग करो, पासवर्ड डालो, सिक्योरिटी स्ट्रांग रखो, है ना, किसी भी एरे गैरे को अपना ओटीपी मत दो। ऐसे रिसर्च करके आप क्या करो, मार्केट को इंफॉर्मेशन पहुंचाओ और यूजफुल पहुंचाओ सबके लिए। बोलो बात समझ में आ गई। एक तरह की ट्रेडिंग और होती है, एक तरह का सबसे खतरनाक सीन जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मजा ही आ जाएगा तुम्हें देख के। सर तुम भी कहोगे सर जी क्या कर दिया हमारे साथ ये। ध्यान से सुनना, ध्यान से। अक्षिता पेंट्स कितने का हो गया? चलो और बताता हूं। उसके बाद प्राइस 70 टच करेगा। क्लोजिंग के बाद एक टॉप अमेरिकन ब्रांड के साथ डील साइन होने वाला है, अनाउंसमेंट कल होगा। उसके बाद प्राइस 70 टच करेगा। क्या कह रही है कि एक विदेशी कंपनी के साथ डील होने वाली है, अनाउंसमेंट कल हो जाएगा, अनाउंसमेंट होते ही स्टॉक कहां टच करेगा? 70 टच कर जाएगा। अक्षता पेंट्स 2 लाख शेयर 48 के भाव पे। खरीद रहा नहीं खरीद रहा? अब इसे पता है डील होते शेयर कहां पहुंचेगा? 70। 2 लाख शेयर 48 के भाव पे खरीदा। 2 लाख शेयर, 2 लाख इंटू 50 कर लेना जरा, समझ गए ना? अच्छा 1 लाख इंटू 50 करो तो 50 इंटू 1 लाख, 50 करोड़ हो गए क्या? या 5 करोड़ है। और फिर 2 लाख शेयर कितने हो गए सर? है ना 10 करोड़ के आसपास हो गए शेयर। अब इतने करोड़ों की डील चल रही, खरीद लिए नहीं खरीद लिए? कितना पहुंच गया? 40 से 70। एक शेयर पे कितने का फायदा? 2 लाख शेयर इंटू 30 कर लो, 20 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए कुछ ही घंटों में। It's a clear-cut case of insider trading, Mr. Rizwan Ahmed. समझ गए क्या ये? हाँ ये सेबी का ऑफिसर है, ये कह रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग है। जब तुझे पता है तेरी कंपनी को लाइसेंस नहीं मिल रहा, तेरी पेरेंट कंपनी का शेयर चल रहा है मान ले 1000 रुपए का, जैसे तेरा लाइसेंस रद्द कर देंगे शेयर के दाम गिर जाएंगे। नेगेटिव न्यूज है। इससे पहले कि ये न्यूज मार्केट में आती किसी ने 400 करोड़ के शेयर बेच दिए प्रॉफिट में, और जिसने खरीदे होंगे उसको पता लगेगा कि उसका प्राइस क्यों गिर रहा है, क्योंकि न्यूज में क्या पता लग रहा है कि लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, तो उसका तो नुकसान होगा खरीदने वाले का। तो तूने क्या किया? तूने इंफॉर्मेशन से क्या किया सर? इनसाइडर ट्रेडिंग कर दी। कर दी नहीं कर दी इनसाइडर ट्रेडिंग? तो अक्षिता पेंट्स क्या है सर? क्या बस फिर लपेटे में जाएगा जेल। भाई जिसने बेचा उसके तो मजे आ गए, और जिसने ऊंचे भाव पे खरीदा वो तो लुट गया पीपी वाटर बॉल्स की तरह। उसका क्या होगा जिसने 100 का खरीदा होगा? अब शेयर चल रहा 3 रुपए का, तूने तो बढ़ा बढ़ा के 100 में बेच दिए भाई। तो तुमने जो बेचे बढ़ा बढ़ा के 100, तुम हो एक, और तुमने लगाए 2 लाख शेयर, और जो बेचारा 500 शेयर 1000 शेयर खरीद रहा है वो है करोड़ों लोग, लाखों लोग। तो लाखों लोगों का पैसा तुम खा गए। इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज कर शेयर का प्राइस बढ़ने से पहले शेयर खरीदना, या इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को यूज करके शेयर के प्राइस घटने से पहले अपने शेयर बेच देना। हाँ पर इसका पकड़ा जाना बड़ा मुश्किल है ना? राइट। अब मेरे कजन ब्रदर है, वो खेतान में रेडिको खेतान में काम करते हैं। रेडिको खेतान समझ रहे हो कौन सी कंपनी है? लीकर कंपनी है। लीकर कंपनी है, शराब दारू बनाने वाली। रेडिको खेतान है ना, उसमें सी है, वो बहुत बड़ी कंपनी है। उसका एक ब्रांड शायद 8 PM आता है शायद, है ना, इस तरीके से, है ना, इस तरह कोई ब्रांडेड कंपनी है। और
उन्होंने आज से बहुत साल पहले की बता रहा हूं, अब उन्होंने बताया पापा को कि ताऊजी रेडी को खरीद लो 120 का मिल रहा है ना, राइट। अब ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उनको ही होती है जो हाई लेवल पे डील करते हैं। अब इन चीजों से आप बच नहीं सकते। उन्होंने कहा फॉरेन कोलैबोरेशन होने वाली है, यानी कि फॉरेन कंपनी हमसे टाइप करेगी, वो अपना फॉरेन का ब्रांड इंडिया में बेचेगी हमारी कंपनी के थ्रू, है ना। जैसे कि डोमिनोज जुबिलिएंट फूड के थ्रू बेचता है, या मैकडी शायद जुबिलिएंट फूड के थ्रू बेचता है ना। डोमिनोज बेचता है, डोमिनोज फॉरेन है लेकिन इंडिया में जो प्रोसेस करता है वो कौन करता है? जुबिलिएंट। अब वो हमारी कंपनी के थ्रू बेची, पापा ने खरीद लिए। उन्होंने कहा बस अगले महीने मीटिंग है, 1 महीना वेट करना है बस आपको। मीटिंग में जाएंगे, फैसला आए ना आए, वो हमें यस करे ना करें, पर यही इतनी अच्छी न्यूज है कि जर्मनी, पता नहीं कौन सी, फ्रांस की कोई कंपनी, वहां की टॉप कंपनी हमसे मीटिंग कर रही है। यही बहुत बड़ी न्यूज है इंडिया में। तो जैसे ये न्यूज फ्लोट होगी मार्केट में कि रेडी को मीटिंग करने जा रहे हैं, 150 टच कर जाएगा, ठीक है। पापा ने वो 160 में बेचा। इसे क्या बोलेंगे? इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या वो नॉर्मली वैसे 100 शेयर, पैसे भी कहाँ होते हैं इतने यार, करोड़ रुपए थोड़ी है। फादर जॉब करते हैं और शेयर में रिस्की तो होता ही है, आज भी होता है। हाँ, बड़े बड़े हाई अथॉरिटीज में होता है, इसे रोका नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रोका नहीं जा सकता। नहीं, अंदाजा कि भैया इतनी तो मार्केट में डिमांड क्रिएट हो ही जाएगी। तो ये सब क्या होता है सर? ये सब एक अंदाजा होता है बस, यानी कि ये सब चलता है मार्केट की गुड न्यूज पर। किस पे चलता है? गुड न्यूज पर चलता है। तो ये सब आते किस कैटेगरी में? अब पिताजी ने 100 × 100 10,000 के शेयर खरीदे, तो कोई करोड़ों रुपए की इनसाइडर ट्रेडिंग थोड़ी कर ली है कि नहीं बात? रेडी को 1000 से ऊपर चल रहा हो, कितना चल रहा है? हाँ, तो 1000 भी मैंने देखा था, तो 994 चल रहा है। लेकिन ये बात भी 10 साल पुरानी है। अब 10 साल में शेयर देखो 10 गुना हो गया, बैंक से तो ज्यादा रिटर्न हो गई। हर साल आपको 10% का रिटर्न मिल रहा है। तो पिताजी ने अगर वो शेयर रेडी को बेचना होता तो आज वो कितने का होता? 1000 का होता, नहीं होता। खरीदा कितने का था? 100 का, 120 का, है ना, राइट। लेकिन ऐसी खबर पहुंचाना सही है या गलत है ना? ये तो मैंने तुम्हें बता दी एक बात कि ऐसा कब होता है जब बहुत हायर लेवल के बंदे के पास कोई इंफॉर्मेशन हो, है ना, और उसमें बहुत रिस्क होता है। वो तो घर घर की बात हो गई, नौकरी पे तलवार लटकी होती है। ये बात बाहर पहुंची कैसे? तो 100 शेयर खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब पिताजी कहते हैं 1 करोड़ खरीद ले रेडी को, तो शक होता कि कोई बंदा एक ही दिन में 1 करोड़ शेयर क्यों खरीद रहा है रेडी को, है ना। 100 शेयर तो क्या कोई नॉर्मली भी खरीद लेगा। लोग 500,000 खरीदते, 100 शेयर खरीदने के लिए तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती, नेग्लिजिबल ट्रांजैक्शन होती है सेबी की पोर्टल पर। 100 शेयर में तो गिनते भी नहीं होंगे, वो तो गिनते होंगे भैया बता आज किसने 1 लाख शेयर खरीदे, आज किसने 1 करोड़ शेयर खरीद लिए, है कि नहीं बात? बड़े बड़े लोगों ने, राइट। इसे बोलते हैं क्या? इनसाइडर, ठीक है। अगर मैं तुम्हें बताऊं दुनिया का सबसे पहला इनसाइडर ट्रेडर कौन था? दुनिया का सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडर पता कौन थे? विभीषण। समझदार को इशारा काफी, नहीं समझे? किसने बताया कि रावण की नेवल पर मारने पर ही, नाभि पर मारने पर ही रावण मरेगा? किसने बताया? इनसाइडर ट्रेडर थे वो। इनसाइडर ट्रेडर थे नहीं थे? क्यों बता दिया भाई? भैया को लुढ़कवा दिया? भैया गुस्सा हुए नहीं हुए? विभीषण तुमने क्या किया हमारे साथ, है ना? विभीषण तुमने क्या किया हमारे साथ? दगा किया, धोखा किया। सुनो इधर, तो ये दुनिया के सबसे पहले इनसाइडर ट्रेडर कौन हुए? टेक्निकल भाषा विभीषण हुए। एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन अपनी कंपनी की तुम दूसरे को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडर। रावण की सीक्रेट इंफॉर्मेशन की रावण गर्दन काटने से, मुंडी काटने से नहीं मरेगा, उसकी नाभि में नेवल पर तीर मारने से वो मरेगा। दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडर। और राम जी ने करी इनसाइडर ट्रेडिंग, मार भी दिया, है कि नहीं बात? राइट, समझ आई ना बात? तो ये कह भी रहा विभीषण, प्रभु नेवल पे मारना, प्रभु नेवल पे मुंडी मत काटना,
बात समझ में आई? तो बताओ सेबी का क्या रोल बनता है? सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या बनता है? कंट्रोल इनसाइडर ट्रेडिंग, प्रोहिबिटेड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, टेक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। बात समझ में आई? अब केस स्टडी आएगी, तुम्हें इनमें से क्या करना पड़ेगा सर? क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। ठीक है, सुनेंगे ध्यान से सर। अगर मैं तुम्हें बोलूं बताओ कितने फंक्शन हुए सेबी के? अरे वो ऑब्जेक्टिव है रे पुष्पा। पहला पहला कौन सा हुआ? दूसरा और तीसरा मुन्ना? जमती है बात? रेगुलेटरी में है ना कोड बनेगा रेगुलेट आईपीएल। आईपीएल में बहुत सट्टा खेला जाता है, इसलिए आईपीएल को रेगुलेट करें। रेगुलेट के पहले 3 पॉइंट बनेंगे आरईजी से। आरईजी से बनेगा पॉइंट नंबर 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम, आरईजी से बनेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, और आरईजी से बनेगा रेगुलेट स्टॉक ब्रोकर्स। आई से क्या बनेगा? इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है सेबी कभी भी घर में घुस के। मी से क्या बनेगा? पावर। और एल से क्या बनेगा? लेवी। एल से क्या बनेगा? सेबी आपके ऊपर फीस और चार्ज लगा सकता है। सर बर्गर खा खा के तुम बर्गर जैसे हो रहे हो, इसलिए तुम्हें क्या डेवलप करना पड़ेगा सर? डेवलप योर डाइट। क्या डेवलप करें? अपनी डाइट को डेवलप करें। डी से पॉइंट नंबर सी डेवलप द मार्केट, नोट करते हैं ना साथ साथ। आई से क्या? पॉइंट नंबर डी इंफॉर्मेशन पब्लिश करें। ई से एजुकेट द इन्वेस्टर, पॉइंट नंबर ए, और टी से ट्रेनिंग, पॉइंट नंबर बी। और हालांकि फ्लिपकार्ट को किससे टेक ओवर कर लिया? वॉलमार्ट ने। लेकिन फिर भी मैं कई सालों तक चिल्लाता रहा, किसे बचाओ? प्रोटेक्ट फ्लिपकार्ट। किसे बचाओ? हाँ, प्रोटेक्ट फ्लिपकार्ट। एफ से सर पॉइंट नंबर 1 फ्रॉड को रोके, प्रोहिबिटेड करें। एल से सर पॉइंट नंबर 4 लीगल। 1 से पॉइंट नंबर 2 इनसाइडर ट्रेडर, अक्षिता पेंट्स, इंफॉर्मेशन लीक करना। टी से पी से क्या बनेगा सर? हाँ सर, प्रोटेक्ट करना, पॉइंट नंबर 3। कार्ड से कुछ नहीं बनेगा। एल से लेवी फीस। समझ गए मुन्ना मुन्नी? तो ये आपका टोटल चैप्टर नंबर 10 था। अब मुन्ना मुन्नी छोटी मोटी चीजें देखते हैं। हाँ जी मुन्ना, 9 बताओ। 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। बाय कोटिंग द लाइंस 2 फंक्शन बताने हैं आपको बस। सेबी के कितने फंक्शन होते हैं? सेबी के ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा मैं, 3 में से 2 बताने लाइन कोट करके। कोई नहीं, 2 ढूंढो पहले आराम से। एक तो यही लाइन होगी हैवी पेनल्टी, और
कंडक्ट इंक्वायरी। अब बताओ कंडक्ट इंक्वायरी जैसा शब्द कहां लिखा है, देख के बता दो, नोट्स में कोई दिक्कत नहीं, किताब में देख के बता दो। है रेगुलेटरी में, और हैवी पेनल्टी किसमें लिखा है? फिर और भी ढूंढना पड़ेगा फिर दूसरे में, है कि नहीं बात? तो तुम्हें सीक्रेट वर्ड ढूंढने पड़ेंगे। रेगुलेटरी तो कंडक्ट इंक्वायरी है ना, हैवी पेनल्टी ऑन ये प्रोटेक्टिव में लिखा होगा। वो लेवी चार्जेस है, पेनल्टी वर्ड लिखा है कहीं? प्रोटेक्टिव में लिखेंगे, है ना? प्रोटेक्टिव का सेकंड पॉइंट पढ़ो, वो चार्जेस हैं, पेनल्टी नहीं, चार्जेस है वो। तो एग्जैक्ट वर्ड किसमें लिखा है वो देखो, समझ गए मुन्नी? फोर्टीन क्या पूछ रहा है वो? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था? एफएम पर से भी, और दूसरा क्या पूछ रहा है? फंक्शन। एक यानी ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन आ गया, फंक्शन से भी आ गया। और मुन्ना मुन्नी क्या करना है? प्रेजेंटेशन तुम जानती हो कैसे होती है, लाइन कोड करेंगे। हाँ लाइन कोड करेंगे। तो फिर पेपर में जैसे मान लो पैराग्राफ में जो लाइन कोड करनी होगी उसको हमें ऐसे लिख के ऐसे एरो बना के ऊपर फिर लिखना है। वही जो मैंने तुम्हें ढांचे बनवाए थे। कहां लिखा है सर? क्या हो गया? प्रोटेक्टिव फंक्शन। एक और ढूंढ दो, फंक्शन तो हो गया, ऑब्जेक्टिव ढूंढना है बस। एफएम पर सीवी पे जाओ ना, कोई समझ में आ रहा तुम्हें? अब देखो ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है। एक तो तुमने सही बताया कि भैया जो बेईमानी है तभी तो पेनल्टी लग रही है, तो क्यों लगा रहे हैं? ताकि मेल प्रैक्टिस को रोका जा सके, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि आप इन्वेस्टर के राइट को क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके, और जो भी ब्रोकर है वो बेईमानी कर रहा हो तो उसको रेगुलेट कर सके ब्रोकर को, और उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना सके। बात समझ में आई? राइट। तो ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है तो 3 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं केस स्टडी को पढ़ने के दौरान। एफएम पर से आप कोई भी 3 ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। समझ में आ गई ना बात? ठीक है। और क्योंकि लाइन कोड किसमें कह रहा है करने के लिए? वो सेकंड वाले में। पहले वाले में लाइन कोड नो कोटिंग द लाइन, पहले वाले में लाइन कोट नहीं करनी। तो ये लिखी बात, सेबी ने पहले उसमें इतनी पेनल्टी लगा रखी है, इसका मतलब क्या है सर? वो प्रोटेक्टिव फंक्शन। तुम्हें बस पहले क्वेश्चन में तो याद होना चाहिए कि हाँ भाई ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल मार्केट ये तो पुराना हो गया, डीमैट सिस्टम वाली बात भी हम पढ़ चुके हैं। 20 देखो, है ना। अब 20 में बच्चे को लगता है सर ये आउट ऑफ कोर्स है, सर ये आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है, ये तो लिखा ही नहीं, ये तो सर लिखा ही नहीं, ये तो आपकी बुक में भी नहीं, ये तो सर क्या कहते हैं एनसीईआरटी में भी नहीं है, सर ये क्या बात हो गई? तो भैया ये वो क्वेश्चन है जो तुम खुद लिख सकते हो। मुझे बताओ अगर मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहा हूं अपने मोबाइल से तो मुझे इसके फायदे क्या है बताओ? सबसे पहला दूर नहीं जाना, जो पैसा तुम्हें दिखेगा वो क्या दिखेगा? रियल टाइम। जो मैंने तुम्हें डब्बा ट्रेडिंग बताया, उसने पिताजी को बोल दिया कि मैंने तो कितने के भाव पे खरीदा है? 720 के भाव पे खरीदा है। ठीक है, आप जब खुद रियल टाइम पे देखोगे कि भाई मैं इस समय शेयर खरीद रहा हूं, तो उस समय का प्राइस दिखेगा, नीचे का ऊपर का प्राइस नहीं दिखेगा। कब का दिखेगा? उस समय का प्राइस। तो आप रियल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हो। रियल टाइम समझ गए?
अगर मैंने कोई शेयर 1 बजे का लिया है तो 1 बजे का प्राइस दिखेगा। अगर मैंने कोई शेयर 3 बजे खरीदा 3 बजे का प्राइस दिखेगा। मेरे कोई शेयर सुबह 10 बजे खरीदा तो कितने बजे का प्राइस दिखेगा? 10 बजे का प्राइस दिखेगा। और क्या फायदा होगा स्क्रीन बेस से? कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द शेयर्स, फॉर ऑल द कंपनीज, है ना। इससे क्या होगा? आपको अलग अलग नहीं भटकना, आपका टाइम बचेगा, एफर्ट बचेगा, पैसा बचेगा, है ना। अगली बात, कौन सी मार्केट को रेगुलेट करती है ऑर्गेनाइजेशन? सेबी। वो कह रहा है 3 फंक्शन बताओ। किसके सर? स्टॉक एक्सचेंज के। तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन क्या होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज से प्यारे जेम्स, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन बताने 3। स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है बताओ? लिक्विडिटी, सिक्योरिटी का प्राइस बताता है और लीगल फ्रेमवर्क बताता है। तो ये तो हमें पता ही है स्टॉक एक्सचेंज के, है ना, फंक्शंस। इस तरह कुछ क्वेश्चन आएंगे। 21 और देख लो लास्ट। पहला केस स्टडी पढ़ोगे भी तो सीधा क्वेश्चन पे कूदो। बताओ सेबी क्यों बनाई गई? पर्पस क्या है? वो चीजें लिखनी है। हाँ, तो आपको ये लिखना है सेबी बनाई गई इशूअर के लिए, इन्वेस्टर के लिए और इंटरमीडिएरी के लिए। इशूअर के लिए क्यों बनाई गई? प्लेटफॉर्म देना है। इन्वेस्टर के लिए क्यों बनाया गया? और इंटरमीडिएरी क्यों बनाया गया? फ्रेमवर्क फॉर देयर फंक्शंस इफेक्टिवली। फिर दूसरा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। हाँ, अब वो कह रहा है कि ऊपर लाइन कोड करके बताओ कौन सा फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। खुद ही लिखा है सर प्रोटेक्टिव फंक्शन। ये क्या लिखा है? आहूजा इज गिल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी पूरी मैंने वीडियो दिखाई तुम्हें अक्षिता पेंट्स की। अब इनसाइडर ट्रेडिंग भी है, वो क्या है सर? प्रोटेक्टिव है, लपेटे जाओगे। और लाइन कोड भी कर दी मैंने। इस तरह के सेबी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर?